आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात गुड गवर्नेंस डे की। जी हाँ, हम हर साल देश भर में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाते हैं। 25 दिसंबर दरअसल हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश है। वो 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। जनाब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे मुल्क के 3 बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए। दुनिया उन्हें भारत के एक स्टेट्समैन, एक विजनरी लीडर और सियासी रिफॉर्मर के तौर पर याद करती है। जनाब अटल बिहारी वाजपेयी को एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर 1994 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड, 1994 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न के एजाज से नवाजा गया। उन्हीं के विजन ऑफ इंडिया की याद को ताज़ा करने के लिए हम 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे पूरे मुल्क में मनाते हैं। तो क्या है गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट और अमली ज़िंदगी में क्या है इसके सरोकार, इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है 2 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री म्यूजियम में अटल बिहारी वाजपेयी सीनियर फेलो डॉक्टर हिमांशु रॉय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी। आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम है। आज हम बात कर रहे हैं 25 दिसंबर जो कि गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 2014 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरह की तब्दीलियाँ दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ अब तक किया गया है। लेकिन अकेडमिकली अगर हम आपसे पूछें तो गुड गवर्नेंस क्या है, वो आपसे जानना चाहेंगे। 9 पैरामीटर्स थे, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था। और ये 9 पैरामीटर्स चूँकि बीच में एक पीरियड ऐसा आया था 70 के दशक में, 80 के दशक में, जब प्रशासन बहुत ढीला पड़ गया था, उसको वापस फोकस में दोबारा लाने के लिए एक 90-91 के बाद से ये व्यवहारिक प्रयास किया गया था। वर्ल्ड बैंक के भी माध्यम से इसको लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन भारत के इतिहास में 50 के भी दशक में, पटेल के समय में हम देखते हैं कि गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था। उसके पहले अगर हम जाएं, ब्रिटिश के पहले का अगर पीरियड ले, खासकर हम अगर कौटिल्य का पीरियड लेते हैं, बुद्ध का पीरियड लेते हैं, कामंद का पीरियड लेते हैं, जो भारतीय सभ्यता की शुरुआती सेंचुरीज का पीरियड है, उसमें भी हम देखते हैं कि ये फोकस था गुड गवर्नेंस या सुशासन के ऊपर। शासन का मतलब ही एसेंशियली सुशासन होता है, जैसा डीजी साहब ने एक्सप्लेन किया। बट चूंकि बीच में एक ऐसा कालखंड इतिहास में आता रहा है जब सुशासन की जगह आप कह लें उसको दुरासन हो गया था, या एपैथी हो गई थी, या एडमिनिस्ट्रेशन उतना सेंसिटिव नहीं था टुवर्ड्स द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये फिर दोबारा उसको कोशिश की गई वाजपेयी के टाइम में सेंसिटिव बनाने की। फिर अब वाजपेयी के माध्यम से वर्तमान सरकार ने उसको वापस सेंसिटिव बनाने की कोशिश काफ़ी तक सक्सेसफुली किया है। तो ये गुड गवर्नेंस के अंदर 9 पैरामीटर्स जो थे अभी जो लागू किए गए हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी तो है ही, अकाउंटेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, रूल ऑफ लॉ है, जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता है वहाँ फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज है। उसके अलावा है कि इन केस ऑफ फेलियर पनिशमेंट, अकाउंटेबल इन प्रोपोर्शन टू द मिस्टेक्स कमिटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम देखते हैं कि गुड गवर्नेंस का मतलब बनता है। जी बिल्कुल, आपने बताया बड़े अच्छे से कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, पॉइंट्स हैं जिस पर कि फोकस किया गया और काम किया जा रहा है। 9 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिस पर कि काम किया जा रहा है। यहाँ पर सुरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिए से आप गुड गवर्नेंस को कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, प्रशासन या सुशासन एक सतत प्रक्रिया है। मैं थोड़ा असहमत हूँ, किसी पीरियड में इसको छोड़ दिया गया था। हाँ, उतना लाभान्वित लोग नहीं हो रहे थे, कारण स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि कानून का शासन था, अंग्रेज़ों के समय भी कानून का शासन था, लेकिन वो कानून हम नहीं बनाते थे, वो बनाते थे। आज भी कानून का शासन, लेकिन कानून हमारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं बनाती हैं। दूसरा, आज की सरकार नए कानून बनाने से ज़्यादा पुराने कानूनों को ख़त्म करने पर विश्वास कर रही है।
जनता पर विश्वास करने की बात चल रही है, जनता सेल्फ अटेस्ट करके अपना काम कर ले। जनता अगर हम आज कोई दरख्वास्त दे रहे हैं तो उसमें हम किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है, कोई गजटेड अफसर की ज़रूरत नहीं है, हम अपना दरख्वास्त खुद दे सकते हैं, उसको सत्यापित भी कर सकते हैं। एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है कि जनता पर सरकार का विश्वास और भरोसा बढ़ा है। जब भरोसा बढ़ता है तो जनता भी आगे आती है, चाहे वह ग्रीवांस के रूप में हो, चाहे वे अपने दावेदारी बनाने के चक्कर में हो के लिए आएँ। और सरकार को भी या सरकारी कर्मचारियों को भी अच्छा लगता है कि जहाँ डिमांड बढ़ती है वहाँ उनकी सेवा करने में हमको आनंद आता है, अच्छा लगता है। और तीसरी बात जो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि कर्मचारी दुराचारी नहीं बन के कर्मयोगी बने, इस दिशा में इस सरकार ने बहुत बड़ा प्रयास किया है जी। जो मिशन कर्मयोगी हम कहते हैं कि हर सरकारी कर्मचारी को, आज की तारीख में लगभग 2.25 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, लाइनमैन से लेकर चेयरमैन तक, भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला स्तर पर। हर एक की मानसिकता में परिवर्तन करना, हर एक को कार्यान्मुख करना, हर एक को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और जैसा कि साहब ने बताया कि ट्रांसपेरेंट बनाना, ये सब बड़ा प्रयास है और ये भगीरथ प्रयास सरकार ने शुरू किया है। आज लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आपने अगर देखा होगा तो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगभग 27 लाख सरकारी कर्मचारी आज की तारीख में डिजिटली ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों का भी मन परिवर्तन हो और वो व्यवस्था के प्रति उदासीन नहीं हो, बल्कि एक कृतज्ञ राष्ट्र को निर्माण में, भारत निर्माण में अपना योगदान देखें। बिल्कुल, और उसमें सबकी भलाई है। जी। सुरेंद्र जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखने को मिले थे, वो आपसे जानना चाहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में सरकार का विश्वास सरकारी कर्मचारियों पर ही न हो, बल्कि व्यवस्था पर हो। व्यवस्थाएं व्यक्ति प्रधान नहीं होती हैं, व्यवस्थाएं संस्थागत होती हैं। जैसे कि बताया 8 गुण हैं या 10 गुण हैं या अवगुण हैं या जो भी सगुण हैं। अगर व्यवस्था अच्छी रहती है, कानून का शासन होता है, कानून ट्रांसपेरेंट होते हैं, कानून अच्छे होते हैं, तो लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वाजपेयी साहब के पीरियड में बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन भी किया गया, जैसे कि इलेक्टोरल सिस्टम ठीक हो, लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं की बैठकें ठीक हों, कानून अच्छे से बने, कानूनों को सरकारी कर्मचारी समझ सकें। जैसे कि PMGSY रोड की बात कर रहे थे, क्वाड्रिलैटरल रोड की बात कर रहे थे। एक कनेक्टिविटी, भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की कल्पना की गई थी, जो कि बहुत बड़ा कदम था। हम राष्ट्र थे, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना कहीं मिसिंग थी। ऐसा नहीं था कि इसके लोग विरोधी थे, लेकिन इसको उतना उदात्त मनोभाव से उसको इतना हमने आत्मसात नहीं किया था जितना करना चाहिए था। ये साहब वाजपेयी जी की ये पर्सनालिटी का ये इम्पैक्ट है कि सरकार में, शासन में उनके प्रति न केवल सम्मान था, बल्कि ऊपर लोगों का विश्वास था। और वही विश्वास जो है आज शासन में दिख रहा है कि लोग न केवल शासन पे उन पर विश्वास कर रहा है, बल्कि शासकीय कर्मचारी भी उस पर विश्वास कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? एक पहलू जो हम लोग भूल जाते हैं, जो वो बात नहीं बनी, मैं सोच रहा था जब ये बोल रहे थे तो मैं इस पहलू को जोड़ दूं। लिंकिंग द रिवर्स, ये एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट था जो बहुत बड़े पैमाने पे लागू नहीं कर पाए वो, क्योंकि सरकार बदल गई। लेकिन उसके लिए पूरी जो कमिटी बनी थी और जिस पे काम शुरू भी हुआ था, कुछ नदियों को जोड़ा भी गया था, तो इससे एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ये होता कि जहाँ पे सूखा पड़ रहा है या जहाँ पे बाढ़ आ रहा है, तो वो नदियों के पानी को डाइवर्ट करके उसका एक जुडिशस यूटिलाइजेशन वो हो सकता था। और उस पर अगर बात आगे बने, ये सरकार उस डायरेक्शन में थोड़ी कोशिश की है, जो मेरी जानकारी है। कितनी सफल ये हो पाते हैं वो आगे भविष्य के लिए देखने वाली बात होगी। तो देश के अंदर जो इस तरीके का बाढ़ और सूखा का हम देखते हैं हर साल जो प्रकोप आता है, उस केस में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता था अगर वो कदम मुकम्मल हो जाता। तो ये एक बहुत खास बात होती जो वाजपेयी साहब ने शुरू किया था। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2014 में, लेकिन कुछ इंडेक्सेस, कुछ मेजरमेंट्स बनाए गए हैं कि कैसे आप तय करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, और तमाम तरह के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, वो आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, आज की तारीख में हम 2 काम कर रहे हैं। जैसे IIPA में हमने यूपी का, उत्तर प्रदेश का हमने गुड गवर्नेंस
डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनाया, जी। जो कि अभी वेबसाइट पर भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कॉपी दी जा चुकी है। उसमें हमने 75 जिलों के लगभग 140 इंडिकेटर्स पर सारे ज़िले के एक्चुअल डेटा को हमने पब्लिक के सामने रखा कि इस ज़िले का इतना प्रोडक्शन है, इतना IMR है, इतना ये है, इतना वो है। ये जो ट्रांसपेरेंसी का एक पराकाष्ठा है कि आंकड़े खाली सरकार को ना मालूम हो, जनता को भी मालूम हो। आखिर कितने घर बने हैं, कहाँ बने, इसकी लिस्ट तो सबको मिलनी चाहिए। जैसा कि RTI में था कि सूचना के अधिकार में था, अब सरकार कर ही हम अपने आप बताएंगे जी। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस या स्टेट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो बनाया गया, अभी बिहार का, उत्तर प्रदेश का बना है, जम्मू कश्मीर का बना है, गुजरात का बना है, और स्टेट्स भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो एक अच्छा कदम है। दूसरा एक नेस्डा एक कार्यक्रम रखा गया है कि सरकारें कितना रेडी हैं गवर्नेंस के इनिशिएटिव को, इसका भी सर्वभारतीय स्तर पर आकलन होता है DOPT के एक विंग में। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है कि सरकार और प्रशासन के बीच में जो दूरी हो कितना कम हो, शासन कितना नज़दीक जाए जनता के, खाली ग्रीवेंस रिड्यूसल नहीं बल्कि सरकार क्या कर रही है इसके बारे में भी लोगों को जानकारी हो। और डिजिटल इंटरवेंशन जितने हैं, चाहे वो खाता खोलने वाला हो या DBT वाले बेनिफिट्स हों, आज जान लिया कि 323 ट्रिलियन इंडियन रूपी हैव बीन ट्रांसफर्ड टू बेनिफिशियरी अकाउंट डायरेक्टली। अगर ये 85 और 15 की बात होती तो कितना पैसा इसमें से मिसयूज हुआ होता। लेकिन आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि इसमें कि पाई का हिसाब है और पाई गरीब के लिए खर्च हो रहा है। तो ये खाली शब्द नहीं है, इनको हमने धरती पर उतारा है, और यही तो शासन और यही तो सुशासन भी है जी। बिल्कुल। यहाँ पर हम बात करें गुड गवर्नेंस की, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन डॉक्टर हिमांशु, कुछ चैलेंजेस भी क्या आपको दिखाई देते हैं जो इतना सफ़र तय किया है, आगे जो करना है तय उसमें? चैलेंजेस तो बहुत हैं, क्योंकि अभी भी जो करीब 60-62% रूरल आबादी है, और जो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट था कि लास्ट मैन तक सारा सरकार का बेनिफिट जाए, पॉवर्टी एलिवेशन का जो कार्यक्रम है, अभी भी जो 15-16%, 20% की आबादी जिसे हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो ये सारी चीज़ें तो चैलेंजेस हैं ही। इनको हाईली, मतलब कि आप कह लें वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक पे भारत को लाना, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी तो है चैलेंज कि हम 3रे स्थान पे पहुँचे, तो 5वें स्थान पे हैं, लेकिन वो केवल ऊपर के कुछ लोग ना पहुँच जाएं, वो लास्ट मैन जिसे कहते हैं लास्ट माइल, वहाँ तक पहुँचे, और उसके लिए ये पूरा सरकार का चैलेंज है। देखना ये है कि अगले 5-6 साल में होता है, 10 साल में होता है, कब तक होता है, बट ये एक मेजर चैलेंज है किसी भी सरकार के लिए। और वर्तमान सरकार जो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा लेके चलती है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट मैन इन इंडिया, तो ये तो एक मेजर चैलेंज है जी। सुरेंद्र जी, आपको किस तरह के चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक हमने सफ़र तय किया है? किस तरह के चैलेंजेस आए थे? नहीं, कुछ चुनौतियां हैं जो कि सार्वजनिक हैं, सार्वभौमिक हैं, जैसे वृद्ध होना, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी, जिस पर हमारे पूर्व वक्ता प्रकाश डाल रहे थे कि सबका साथ हो लेकिन सबका विकास एक प्रकार नहीं होता है, वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, प्रयास करने पर भी लोग गरीब रहते हैं, ऐसा नहीं है, तो इस दिशा में प्रयास हो। तीसरा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इस दिशा में सरकार ने बहुत सारे ठोस कदम उठाए हैं या कुछ उठाने बाकी भी हैं जी। हमारी एनर्जी ट्रांजिशन की जो पॉलिसी है, सोलराइजेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर है, ये बहुत बड़ा प्रयास है। विंड एंड सोलर एनर्जी हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने अच्छा प्रयास किया है। तो और दूसरी बात एक मैं कहूँगा कि जो विकास का जो एक धारा बदली गई है कि पहले था कि विकास की योजनाओं में महिलाओं को भी शामिल करो जी, अब है कि महिला केंद्रित विकास हो। अब तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला लेड विकास हो, वीमेन लेड डेवलपमेंट हो। तो ये केवल छोटा परिवर्तन नहीं है, बड़ा परिवर्तन है। इस दिशा में बहुत प्रयास करना ज़रूरी भी है, बहुत बड़ा प्रयास करना बाकी भी है। डिजिटलाइजेशन जिसकी बात चल रही थी कि तकनीकीकरण हो, तकनीकी का ऐसा सदुपयोग हो कि सबको समान अवसर मिले, इस दिशा में बड़ा प्रयास किया जा रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो कोरोना में कुछ बच्चे नहीं जा पाए तो उनकी शिक्षागत योग्यता किस तरह सबके समान हो जाए, डिजिटली उनको ट्यूटर मिल सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन टूल्स को इस्तेमाल करके लोगों को किस तरह अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएं, सो दैट डिजिटल डिवाइड डज नॉट बिकम एन इम्पेडिमेंट। ये भी एक प्रयास करना जरूरी है। दूसरे
एक और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि प्रशिक्षण जो है सरकारी कर्मचारियों का, जी, चाहे सरकारी कर्मचारी हों चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों, इन सबको सरकार की अवस्था के बारे में, सरकार की उन्नति के बारे में, सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में प्रशिक्षित होना जरूरी है, ताकि वो जाने क्या करने से अच्छा होगा। जैसे सतत विकास योजनाएं हैं, SDG गोल्स हैं, हम 17 के 17 एक बार अचीव नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से कुछ फोकस ले लें। हम टीबी को हटाएंगे, हम हम बच्चों को, जो खासतौर से गर्ल चिल्ड्रन को कम से कम 12 साल तक, 12वीं कक्षा तक जरूर पढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्य हो सकते हैं जिनको हम अचीव कर सकते हैं, और वो हमारी पूरी जनगणना को, पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। और इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं, और प्रशासन इसके लिए तत्पर भी है, प्रयासरत भी है। जी, बिल्कुल। एक केवल मैं जोड़ना चाहूँगा त्रिपाठी साहब के इसमें सुझाव में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आम जनता उसके लिए भुगत रही है इस मायने में कि जितनी एफिशिएंसी उनको न्याय पाने में कोर्ट से, जो जुडिशियल एफिशिएंसी है, तारीख पे तारीख ना हो, जिसके लिए ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम होगा सरकार अगर इसके लिए कुछ मेजर कदम उठाती है तो। जी, बिल्कुल। जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर हिमांशु कि 9 पैरामीटर्स हैं और उन पर काम किया जा रहा है, लेकिन अगर हम एकेडमिकली देखें तो क्या कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जो कि गुड गवर्नेंस में इंक्लूड किए जाना चाहिए या फिर काम किया जाना बाकी दिखता है आपको? हाँ, एक तो जो रिसोर्सेज चूँकि किसी भी देश के लिमिटेड होते हैं, तो जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है उसमें वो 9 पैरामीटर्स में क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जहाँ तक मेरा रिसर्च कहता है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये अगर जो वेदर क्लाइमेट वगैरह का मुद्दा हो, इस पे अगर काम जो सरकार जिस तरीके से कर रही है और जितनी एफिशिएंसी से जल्दी हो, अगर उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रकृति के बिना मानव सभ्यता तो रह ही नहीं सकती है। जी, तो प्रकृति तो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर हिमांशु। सुरेन जी, यहाँ पर अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी पे, अगर हम वापस से आते हैं तो उनका एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर, वो आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देखिए, सरकार में NH व्यवस्था पहले थी, 2 लेन 4 लेन तक व्यवस्था थी। वाजपेयी साहब ने एक नया सपना देखा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसको एक ही तरह का रोड बनाया जाए, ताकि भारत को एक राष्ट्र में जोड़ा जा सके। जी, नदियाँ जोड़ती हैं, पहाड़ जोड़ते हैं, पृथ्वी जोड़ती है, लेकिन रास्ते ज़्यादा जोड़ते हैं। तो इसलिए ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर बनाया गया, ये बहुत बड़ा प्रयास था, उसको सफलतापूर्वक किया भी गया। आज हम 32 किलोमीटर रोड पर डे बना रहे हैं नेशनल हाईवे में, तो उसी सोच का परिणाम है। और दूसरा जो उससे रिलेटेड था कि खाली नेशनल हाईवे बन जाएं, बड़े बड़े मेट्रोज कनेक्ट हो जाएं, उससे शायद माल के आवागमन में सुविधा होगी, लेकिन ग्रामीण में जो उत्पादकता होती है उसको कैसे सड़क पे लाया जाएगा। इसलिए गांव-गांव में सड़कों का जाल PMGSY के तहत बिछाया गया है। ये एक बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास था भारत को जोड़ने का। कारण सड़कें केवल देश नहीं जोड़ती हैं, लोगों को जोड़ती हैं, दिलों को जोड़ती हैं। मैंने उड़ीसा में देखा हुआ है कि लगभग 40,000 किलोमीटर पक्की सड़कें खाली एक स्कीम में विगत 10 या 12 वर्षों में बनी हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रयास है। पूरे उड़ीसा में क्या, पूरे भारत में लगभग 4 लाख किलोमीटर के आसपास अधिक रोडें बनी हैं PMGSY के अंतर्गत। तो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है या जो फिजिकल एकीकरण है, ये भी ज़रूरी है। और उसमें रोड, इंटीग्रेटेड वाटरवेज, जैसा आपने बताया कि लिंकिंग द रिवर्स, ये सब सारे प्रयास उसमें आते हैं। और वाजपेयी साहब के पीरियड में और प्रेजेंट गवर्नमेंट के पीरियड में इन सबको त्वरित गति से दिया जा रहा है। एक और बड़ा परिवर्तन जो कि शायद हमने जिक्र नहीं किया, कि कार्यशीलता के लिए तत्परता, जैसे PM गति शक्ति का आपने नाम सुना होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पर 16 मंत्रालय और लगभग सारे स्टेट गवर्नमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो आप कागज़ पर बैठकर तकनीकी इसके माध्यम से बता सकते हैं कि ये रास्ता अगर इधर से जाएगा तो इसमें कितनी जनहानि होगी, इस रास्ता अगर अलग तरीके से जाया जाए, साइंटिफिक तरीके ले जाया जाए तो कितना कम खर्चा पड़ेगा, और हो सकता है उससे विकास के नए मार्ग निकलें। बिल्कुल। तो PM गति शक्ति आज एक विश्व के स्तर पर एक हमारे लिए एक उत्पाद बन गया है। जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे PM गति शक्ति भी हम और राष्ट्र को दे सकते हैं कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करें।
कारण उससे इम्प्लीमेंटेशन की जो हमारी डेफिसिट थी वो ख़त्म हो रही है। जी। कारण सरकार में था कि पुल, जैसे उन्होंने बताया कि तारीख पे तारीख, वैसे हमारे यहाँ पुल था, एक एक पुल 12 साल में बनेंगे, 15 साल में बनेंगे, एक छोटा सा घर 3 साल में बनेगा। आज हमारी तत्परता देखने को मिल रही है। 4 करोड़ घर बना दिया, 12 करोड़ टॉयलेट बनवा दिए, 10 करोड़ घरों में अगर ये उज्ज्वला की योजना पहुंच रही है, हर एक घर में बिजली का पहुंच रहा है, तो खाली योजनाएं नहीं, इसको करके दिखाया गया है। तो ये जो प्रशासनिक तत्परता है, इसमें जो गतिशीलता आई है, ये एक नया दिग है जो जिस पर लोग ध्यान कम देते हैं, लेकिन इसका भी महत्व है। बिल्कुल। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। शक्ति की आप बात कर रहे हैं, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। बिकॉज टेक्नोलॉजी खाली प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, सरकार के लिए भी है। जी। तो सरकार अब यूज़ कर रही है, उसका फ़ायदा भी मिल रहा। जी। डॉक्टर हिमांशु, आपसे समझना चाहेंगे, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है। अगर हम उनकी बात करें तो इंडिपेंडेंट भारत में अटल बिहारी वाजपेयी का कौन सा आप ऐसा डिसीजन मानते हैं जो सबसे बड़ा था? सबसे बड़ा क्या कंट्रीब्यूशन आप समझते हैं? जमहूरियत, जिनकी बात वो करते थे, और ख़ासकर जब उन्होंने पहली दफ़े पार्लियामेंट में 57 में उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा था कि उस समय के कश्मीर में किस तरीके से बहुत फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे, पहला जिक्र किया था। और फिर उनके टाइम में पहला जो फेयर चुनाव हुआ था काफ़ी सालों के बाद, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट चुनाव, वो कश्मीर के अंदर हुआ था। तो जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। और वर्तमान सरकार के अंदर एक आपके माध्यम से यहाँ पे एक चर्चा करना चाहूँगा कि चुनाव में जैसे जो माइग्रेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटिंग राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंसी सपोज करें कि दिल्ली में है, कल की तारीख में मैं अगर गोवा चला जाता हूँ या केरल में कहीं दूसरी जगह पे हूँ, तो मैं वहीं से बैठ के जिसे भी वोट डालना है मैं वो वोट डाल सकता हूँ। तो ये जो माइग्रेंट लेबर पॉपुलेशन है, और जितनी ज़्यादा औद्योगिकरण होगी, बाजारीकरण होगा, उतनी ज़्यादा सोशल मोबिलिटी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये ज़रूरी है कि वो माइग्रेंट पॉपुलेशन कहीं भी हो वो वोट डाल सके। उससे डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स था गवर्नेंस का, डेमोक्रेसी, जो वाजपेयी साहब का था। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज हम बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस डे की, गुड गवर्नेंस की, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क किस पर चाहेंगे? गुड गवर्नेंस में होता है कि हम अपना हक कहीं से भी ले सकें। जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि हम अपना वोट कहीं से दे सकते हैं। आज हमने पॉवर्टी किसी चीज़ को हमने पोर्टेबल बना दिया। अगर मैं कालाहांडी में एक गरीब परिवार से रहता हूँ और मैं मान लीजिए कोई छोटा मोटा काम करके दिल्ली आता हूँ, तो मैं राशन दिल्ली से भी अपने हक का ले सकता हूँ, मेरा परिवार कालाहांडी में भी ले सकता है। ये कुछ दिन तक एक परियों की कहानी लगता था, आज ये हकीकत बना हुआ है। तो जन कल्याण, जनता का विश्वास, और इसमें जो है कि पात्रांतर नहीं, जिसको हम बोलते हैं कि इतना इसको इतना उसको। आज हम अंत्योदय से सर्वोदय की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट सर्वोदय आज अंत्योदय बन गया है कि सबका विकास हो रहा है। कोई भी स्कीम जो सरकारें बना रही, भारत सरकार की या राज्य सरकारें बना रही हैं, उसमें ये नहीं कि लिमिटेशन है, आज सैचुरेशन लेवल पे चल रहा है। जितने गरीब हैं हर एक को घर दो, जितने अनपढ़ हैं सबको पढ़ाओ, जितने लोग अस्वस्थ हैं सबको दवाई दो, सबको आयुष्मान भारत का कार्ड दो। तो ये जो नया प्रयास है ये एक बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन है, और शायद किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी सुशासन के लिए ये बहुत बड़ी देन है सरकार की, और जनता को भी इसमें विश्वास है। शायद मुझको लगता है कि प्रशासन भी इसमें तत्पर है, और यही तो सुशासन है मेरी समझ में। बिल्कुल, जनता को विश्वास है। डॉक्टर हिमांशु, आपसे भी एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे गुड गवर्नेंस डे पर। ये सरकार अच्छा काम कर रही है और इसी तरीके से अच्छा करती रहे। इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा इस सरकार की गतिशीलता में जो स्केल की बात हो रही है, जो स्पीड की बात हो रही है, और जो विज़न की बात हो रही है, आई होप दिस गवर्नमेंट कंटिन्यूज़ टू वर्क लाइक दिस। जी बिल्कुल, आप दोनों ने समय निकाला और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीता। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
तो दोनों हमारे गेस्ट मौजूद थे और हम बात कर रहे थे गुड गवर्नेंस डे पर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और 2014 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया, तब से अब तक किस तरह के ऐतिहासिक बदलाव, तब्दीलियां देखने को मिली हैं, पॉजिटिव तब्दीलियां देखने को मिली है जो कि अभी भी जारी हैं। और फ्यूचर में जैसे कि हमारे गेस्ट होप कर रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।